तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता। सुप्रभात, स्वागत है आपका कार्यक्रम की ताजा कड़ी में। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। हर रोज अन्नदाता कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती और उससे जुड़े विषयों पर रोचक एवं विज्ञानवर्धक जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के मुख्य अंश। दलहनी फसलों में लगने वाले विभिन्न रोगों का प्रबंधन। मक्का की फसल में किए जाने वाले सस्य प्रबंधन कार्य। रबी फसलों में उगाई जाने वाली दलहन फसलों जैसे चना, मटर, मसूर की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और इसके उत्पादन में सबसे बड़े बाधक इसमें लगने वाले रोगों के निवारण की जानकारी किसानों को नहीं होती है। तो सही जानकारी के लिए देखिए विशेष प्रस्तुति। रबी मौसम में उगाई जाने वाली दलहनी फसलों में अनेक प्रकार के फफूंदी एवं जीवाणु जनित रोग जैसे उकठा, जड़ सड़न, रतुआ, चूर्णिल आसिता का प्रकोप होता है, परंतु इन रोगों के कारण निवारण की सही जानकारी किसानों को नहीं होती, जिसके कारण ये हानिकारक रोग फसल को काफी क्षति कर देते हैं। अतः इन रोगों के कारक, लक्षण एवं निवारण की सही जानकारी के लिए देखिए अन्नदाता की ये विशेष प्रस्तुति। रबी में उगाई जाने वाली दलहनी फसलों में चना, मसूर और मटर का विशिष्ट महत्व है। दलहनी फसलों में रोगों का प्रकोप अन्य फसलों की अपेक्षा अधिक होता है, जैसे कि चना का उकठा। यह रोग फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम नामक फफूंद के कारण होता है। इस रोग के कारण पौधे पीले पड़ जाते हैं और पौधे अचानक या धीरे धीरे सूखते हैं। इनके प्रबंधन के लिए रोग से ग्रसित पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर दें। रोग रोधी किस्मों का चयन कर बुआई करें। गर्मियों में गहरी जुताई करना काफी लाभप्रद पाया गया है। बीजोपचार हेतु बुआई के पूर्व ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम प्रति किलो बीज या कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित कर बीज बोएं। चने की फसल का अगला रोग है झुलसा। यह फफूंद जनित रोग है। इस रोग का आक्रमण पत्तियों, तनों, शाखाओं एवं दाने पर भी होता है। पहले भूरे रंग के धब्बे बनते हैं, उग्रावस्था में काले रंग के हो जाते हैं। पत्तियां झड़ने लगती हैं एवं टहनियां सूखने लगती हैं। रोग का मुख्य लक्षण यही है। पौधे की सभी पत्तियां झड़ जाती हैं और अंततोगत्वा पौधे सूख जाते हैं और दाने भी काले हो जाते हैं। इसके प्रबंधन के लिए स्वस्थ बीज बोएं। रोग रोधी किस्मों की बुआई करें। बुआई के पूर्व कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलो बीज या कार्बेंडाजिम 1 ग्राम और थिरम 2 ग्राम दोनों को मिलाकर 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित कर लें। खड़ी फसल में मैंकोजेब M45 2 किलो 700 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। आवश्यकता पड़ने पर 15 दिनों के अंतराल पर दूसरा छिड़काव करें। ऐसा करने से इस रोग का प्रसार रुक जाएगा। मसूर की यदि बात करें तो इसमें उकठा रोग लगता है। यह रोग मिट्टी जनित फफूंद के कारण होता है। आक्रांत पौधे की पत्तियां पीली हो जाती है। उसके बाद पौधे के 1 या 2 टहनियां सूखी दिखलाई पड़ती है या कभी कभी समूचे पौधे सूख जाते हैं। पौधे के जड़ का ऊपरी भाग काला होकर सड़ जाता है। इसके प्रबंधन के लिए रोग रोधी किस्मों का ही बुआई करें। गर्मी में गहरी जुताई करने से इस रोग के रोगाणु सूर्य की प्रचंड किरण से मर जाती है। इसके अतिरिक्त बुआई के पूर्व बीजों को ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम प्रति किलो बीज
या कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलो या कार्बेंडाजिम 1 ग्राम या थिरम 2 ग्राम कुल 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित कर ले एवं फसल चक्र अपनावे। मसूर की फसल का अगला रोग है रतुआ या रस्ट। इस रोग का पत्तियों पर आक्रमण होता है। पत्तियों पर पीले रंग के फफोले पड़ जाते हैं जिससे पत्तियां मर जाती हैं और बाद में पत्तियां झड़ने लगती हैं। यह बीज जनित रोग है। इसके प्रबंधन के लिए रोग रोधी किस्मों का ही बुआई करें। बीजों को बुआई से पूर्व बीजोपचार कर लें। खड़ी फसल में मैंकोजेब M45 2 किलो 700 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से 15 दिनों के अंतराल पर 2 छिड़काव करें। मटर का चूर्णी आसिता रोग, जिसे बुकनी रोग के नाम से भी जानते हैं, यह रोग मटर उगाए जाने वाले सभी जगहों में होता है। इस रोग का प्रकोप फरवरी मार्च में अधिक होता है, जहां फलियों को लगने का समय होता है। इस रोग का लक्षण सबसे पहले पत्तियों पर होता है। पत्तियों की ऊपरी सतह पर पाउडर के तरह सफेद धब्बे बनते हैं। फिर पत्तियों की निचली सतह पर भी धब्बे बनते हैं। उग्रावस्था में तंतुओं, तने, फलियों आदि पर उजला चूर्ण आसानी से देखा जा सकता है। इसके प्रबंधन के लिए बीजोपचार कर बुआई करें। रोग रोधी किस्मों का ही चयन करें। खड़ी फसल में रोग लग जाने पर कैराथेन 1.5 लीटर या सल्फेक्स 3 किलो 700 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से 2 से 3 बार फूल लगने के पहले और बाद में छिड़काव करें। अगेती बुआई करने से भी लाभ होता है, जैसे कि कम समय में पकने वाली किस्में रोग से बच जाती है। 3-4 साल का फसल चक्र अपनाएं, यानी कि मटर फसल न लेकर गन्ना, सरसों, अलसी, गेहूं या चना की खेती कर सकते हैं, जिन पर इस रोग का आक्रमण नहीं होता है। मटर की फसल का अगला रोग है मृदुरोमिल आसिता रोग। इसे अंग्रेजी में डाउनी मिल्ड्यू कहते हैं। इस रोग का लक्षण प्राय पत्तियों पर प्रकट होता है, तदुपरांत पौधों के अन्य भागों पर फैलता है। पत्तियों के ऊपरी सतह पर भूरे रंग के धब्बे हो जाते हैं। पत्तियों की निचली सतह पर धब्बे रुई जैसी आकृति में कुछ उभरे हुए सफेद या मटमैले रंग की फफूंद की वृद्धि होती है। अधिक ठंड में रोग का फैलाव अधिक होता है। प्रबंधन हेतु ग्रसित पौधों को खेत से निकालकर नष्ट कर दें। 3 साल का फसल चक्र अपनाएं। रोग के लक्षण दिखाई देते ही मैंकोजेब 2 किलो 700 ग्राम पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से 15 दिनों के अंतराल पर 2 छिड़काव करें। इस प्रकार किसान भाइयों, आप रबी दलहनी फसलों में लगने वाली हानिकारक बीमारियों का प्रबंधन बताई गई तकनीकियों के आधार पर अपनाते हैं तो यह निश्चित है कि आपकी फसल किसी भी बीमारी से मुक्त रहते हुए आशातीत उत्पादन देगी। मक्के की बात की जाए तो जिन किसान भाइयों ने इसकी समय से बुआई कर ली होगी, वह फसल इस समय खेतों में 30 से 40 दिन की अवस्था पर खेतों में खड़ी होगी। अतः इस फसल में कौन कौन से सस्य कार्य किए जाएं, इसकी जानकारी दे रहे इस रिपोर्ट के माध्यम से। रबी की दूसरी मुख्य खाद्यान्न फसल मक्के की बात की जाए तो जिन किसान भाइयों ने इसकी समय से बुवाई कर ली होगी, वह फसल इस समय 30 से लेकर 40 दिन की अवस्था पर खेतों में खड़ी होगी। यह फसल आगे भी अच्छी प्रकार से वृद्धि विकास करे, उसके लिए जरूरी है कि समय से किए जाने वाले सस्य कार्यों को संपादित किया जाए, नहीं तो खरपतवारों की अधिकता तथा सिंचाई एवं उर्वरक की कमी में फसल सूख जाएगी। अतः इस फसल में कौन कौन से सस्य कार्य किए जाए, इसकी जानकारी दे रहे हैं राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के एक विशेष विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेश नाथ सिंह। हमारे किसान बंधुओं को अपने खेत में खड़ी मक्के की फसल पर ध्यान देना चाहिए। अभी वो समय है जबकि हमारे किसान बंधु का मक्का करीबन 1 से 1.5 फीट ऊंचाई का हो गया होगा। सिंचाई कर सकते हैं। अगर सिंचाई नहीं है, सिंचाई की आवश्यकता है तो उसमें सिंचाई कर दें। अभी अगर पहले की लगी हुई फसल है और 2-2.5 फीट की हो गई है तो उसमें टॉप ड्रेसिंग अवश्य कर दें। यूरिया की मात्रा जो बची हुई है, शेष नाइट्रोजन की मात्रा जो बची है, उसको दे करके उसको मिट्टी चढ़ा दें और तब उसके बाद सिंचाई दें। और इसके बाद क्या करना है, उनको ऑब्जर्व करना है कि जो ऊपर गोइंग पार्ट है, जो पीका है, ऊपर में बीच वाला जो पत्तियां हैं, बीच वाली पत्तियां जो निकल रही है, बीच की पत्ती, वो कोई कीड़ा तो नहीं खा रहा है, इसको देखें। यही समय है जबकि वो कीड़ा लगता है, ऊपर से घुसता है और उसके अंदर जा करके
पत्तियों को कर जा करके और उसमें अपना हल्का सफेद या दही के रंग का भुरभुरा अपना स्कीटा अपना उसमें जो छोड़ता है खाने के बाद से, वो पत्तियों पर लग जाता है। तो इस तरह से जब ऊपर का पत्ती जो ग्रो करने वाला, जो बढ़वार वाली जो ऊपर टिका है, उसको ही काट देगा तो फिर ऊपर बढ़ नहीं पाएगी, पर उसमें बाली, उसमें पौधे का विकास रुक जाता है। इसलिए अगर इस तरह का छेदक कीड़ा कहते हैं, ये आजकल लगते हैं, वो थोड़ा सा हल्का बैंगनी रंग का कीड़ा होता है और आप उसको जब किसान बंधु हमारे उसको फाड़ करके देखेंगे तो उसमें से कीड़ा बैठा रहता है, वो निकल जाएगा उसमें। इसके जब 2-4 पौधों में ही इस तरह का कोई लक्षण दिखाई पड़े कि ऊपर से ग्रोथ नहीं हो रहा है, ऊपर से बढ़वार नहीं हो रही है और पत्तियां खाई हुई हैं किसी कीड़े के द्वारा, उस पर खाने के बाद उसका स्कीटा लगा हुआ है, उसके पखाने लगे हुए हैं हल्के दानेदार, तो समझ जाएं कि हमारे खेत में इनका आक्रमण हो गया है शीर्ष छेदक कीट का। इसका नियंत्रण बड़ा आसान होता है। सेबिन ग्रेन्यूल नाम की एक दवा आती है या फिर कार्बोफ्यूरॉन भी है, और ये दवा में से एक जो ग्रेन्यूल टाइप का है, जो दानेदार दवा है, उसको एक टीन के डब्बे में, जो सिगरेट का डिब्बा पहले आता था उस डिब्बे में या कूट के डिब्बा में ले लें, उसमें छेद कर दें एक ऐसा जिसमें से कि एक बार झाड़ने के बाद 4-5, 3-4 उसमें से ग्रेन्यूल्स निकल सकें, दाना निकल सकें, और उसमें लेकर के समूचे खेत में एक बार झाड़ दें जो उसके गाभे में पड़ जाए, और इस तरह से जो लगा होगा जिसमें कीड़ा वो तो मर ही जाएगा और दूसरे में फिर कीड़े नहीं लगेंगे। तो इस तरह से इस शीर्ष छेदक कीट का नियंत्रण हो जाएगा। इस तरह से करने से अभी सामयिक जो कार्य है हमारे खेत में वो किसान बंधु करके मक्के की अच्छी उपज प्राप्त कर। अन्नदाता कार्यक्रम में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे आपको दिखाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली कड़ी की ओर। फूलों के अंतर्गत जो कृषक ग्लेडियोलस की फसल लगा रखे हैं और वह पुष्पन अवस्था पर है, तो इस फसल में फूलों की तुड़ाई से पहले एवं तुड़ाई के बाद में कौन से कार्यों को अमल में लाया जाए, इस संबंध में विस्तार से जानकारी के लिए देखिए हमारी यह प्रस्तुति। किसान भाई अपनी फसल प्रणाली में परंपरागत फसलों के साथ फूलों की खेती भी कर रहे हैं, जिनमें गेंदा, गुलदाउदी, रजनीगंधा, चमेली, गुलाब व ग्लैडियोलस इत्यादि की खेती प्रमुख है। यहाँ यदि ग्लैडियोलस की बात करें तो इसके फूलों की बढ़ती मांग के कारण इसकी खेती का क्षेत्रफल दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। जिन किसान भाइयों ने ग्लैडियोलस की खेती सितंबर माह में की थी, उनकी फसल में इस समय फूल आना प्रारंभ हो गया है। तो आप फूलों की कटाई के पूर्व और पश्चात कौन कौन सी तकनीकी बिंदुओं पर ध्यान देंगे जिससे गुणवत्ता युक्त पुष्प तो प्राप्त हो ही, साथ में कंद का भी उत्पादन अधिक से अधिक मिले, इस विषय पर अपने अनुभवों को बताने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं प्रगतिशील किसान बलवीर सिंह कंबोज। 8-10 वर्षों से ग्लेडलाई की खेती पुष्प उत्पादन कर रहा हूँ। इस समय जो ग्लेडलाई की फसल है मुख्य रूप से वो कटाई के लिए तैयार है। इसके लिए किसान भाइयों को विशेष रूप से कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमें उचित मूल्य फसल का मिल सके। समय समय पर सिंचाई करते रहना चाहिए ताकि हमारे पुष्प की स्टेम की बढ़वार उपयुक्त रूप से हो सके। और कीड़े का विशेषकर कुछ इस टाइम पे सूंडी नुमा कीड़े जो कि पुष्प को खाते हैं, उनसे बचाव के लिए हम लोग इंडेक्सोकार्प और लेनेट इनका स्प्रे करते रहना चाहिए ताकि कुछ कीट जो कि तना छेदक होते हैं या इसके कली छेदक हैं उसका कंट्रोल करते रहना चाहिए, नहीं तो वो पुष्प हमारे खिलेंगे नहीं। फसल को खेत में खिलने ना दें क्योंकि खिले हुए पुष्प को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन ले जाने में परेशानी होती है और पुष्प खराब हो जाते हैं। तो ये विशेष रूप से कटाई में इसी बात का ध्यान रखना चाहिए। प्रति एक स्टेम पे कम से कम 2
या 3 पुष्प जिनमें फ्लोरेट्स पे कलर आ गया हो, उनकी कटाई इस हिसाब से करनी चाहिए ताकि पौधे में 2-3 पत्तियां बनी रहें, जो कि आगे नया बीज उत्पादन के लिए वो काम आता है। और इसके बाद अधिक जो पत्तियां हैं उनको स्टेम में से हटा देना चाहिए। और उसके अलावा जो एक तरीके के ग्रेडिंग करते समय जो छोटे स्टेम है उनको अलग कर देना चाहिए और एक साइज़ के स्टेम के 2 दर्जन यानी कि 24 फूल एक साथ इस हिसाब से बांधने चाहिए और उनको अखबार लपेटना चाहिए ताकि उन पर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े। अगर हम इस हिसाब से करेंगे तो इस फसल का उचित मूल्य मिलता है। इसी तरीके से जब हम बंडल बनाते हैं 2 दर्जन के, तो 25 से 30 बंडल एक साथ टाट में लपेटकर अच्छे ढंग से उसको टाइट करके बांधना चाहिए ताकि रास्ते में घर्षण से पुष्प खराब ना हो। पुष्प की कटाई के बाद हमें फसल की सुरक्षा, देखरेख एवं सिंचाई उस नियमित रूप से करते रहना चाहिए, क्योंकि इसके बाद हमें उस फसल में से अभी बीज उत्पादन लेना है। अगर हम उसकी देखरेख अच्छे ढंग से नहीं करेंगे या सिंचाई वगैरह प्रॉपर नहीं करेंगे तो अगली फसल के लिए हमें अच्छा बीज नहीं मिल पाएगा। इसके लिए समय समय पर सिंचाई करते रहें, निराई गुड़ाई तथा 1-2 फंजीसाइड के स्प्रे करते रहें, जिससे कि स्टेम जहाँ से हमने पुष्प काटा है वहाँ से फंगस का इन्फेक्शन होने से पुष्प वो स्टेम नहीं गले। और जब हम बीज उखेड़ते हैं तो उसको छाया में सुखाने के बाद और पुराने बीज को अलग करके जो नया बल्ब हमें मिला है उसको छाया में सुखाने के बाद 8-10 दिन सुखाने के बाद कोल्ड स्टोरेज में रख देना चाहिए और 3 महीने तक कम से कम इसको कोल्ड स्टोर में रहना चाहिए, क्योंकि ये इसका रेस्टिंग पीरियड है। और उसी के बाद ये जर्मिनेशन दोबारा करेगा। 3 महीने के बाद किसी समय भी हम लोग निकाल के और इसकी बुआई दोबारा कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। ग्राम संभुआ, जिला समस्तीपुर के कृषक हरि प्रकाश, आपने तुलसी की फसल लगा रखी है तथा इसमें किए जाने वाले प्रबंधन कार्यों पर जानकारी चाहते हैं। तो हरि प्रकाश जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। हम जानते हैं कि अभी जो तुलसी का पौधा ऑलरेडी आपके खेत में हो चुका होगा, इसकी लगभग 2 से 2 महीने का होने जा रहा है। पाई के लगभग 20 से 25 दिन के बाद एक निकौनी करनी चाहिए। अगर आपको ज़रूरत लगे कि और निकौनी की ज़रूरत है तभी आप निकौनी करें। और जो आधा बचा हुआ नाइट्रोजन है उसको हम 2 बार करके देंगे 1-1 महीने के अंतराल के उपरांत। 1 महीना के अंतराल पर 2 सिंचाई करें, इससे आपकी फसल अच्छी रहेगी। अब मैं आपको इस फसल सुरक्षा के बारे में बताता हूँ। इसमें अभी देखा गया है कि लीफ माइनर और लेस बग आते हैं, तो इसका रोकथाम के लिए आपको बस नीम युक्त कीटनाशक हो, आप उसका 2 ml प्रति लीटर पानी का स्प्रे पानी में मिला के स्प्रे करें तो आप इस कीट से सुरक्षा पा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है तुलसी में फसल कटाई। तो फसल कटाई कब हम करेंगे? तो तुलसी की कटाई रोपाई के लगभग 80 से 90 के दिन के भीतर काट लेनी चाहिए। कटाई चमकीली धूप वाले दिन में ही करें ताकि तेल की उत्तम गुणवत्ता उस समय बरकरार रहे। कटाई उस समय करें जब फूलों का खिलना और बीज बनना आरंभ हो जाए, तब हम मानते हैं कि तुलसी को कटाई किया जाता है, क्योंकि इस स्थिति में तेल की पैदावार ज्यादा मिलती है। आपको ध्यान रखना होगा कटाई के समय कि जमीन से लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर का कटाई करें, ताकि अगर हमको दूसरा फसल लेना हो तो हम उस समय आसानी से ले सकते। तीसरी बात कि तुलसी के कटे हुए शाखों को लगभग 12 से 24 घंटे धूप में रखें और सूख जाने के बाद या तो आप जल या वाष्प डिस्टिलेशन विधि द्वारा उसका तेल निकाल सकते हैं। इस प्रक्रिया में जो तेल की मात्रा है वो लगभग 0.2 से 0.3% तक होती है और जो इसका उत्पादन है वो 175 से 200 किलो तेल प्रति हेक्टेयर निकलता है। आजकल अच्छा खासा भाव आपको बाजार में मिल जाएगा। इसी कड़ी में जो दूसरा प्रश्न कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मनिहारी, जिला कटिहार के कृषक वासुदेव ने। आप पुराने आम उद्यान के जीर्णोद्धार पर संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो वासुदेव जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। 35 से 40% पुराने एवं अनुत्पादक बागों की बाहुल्यता, उन्नत बागवानी की जानकारी का अभाव, एकांतर फलत वाली किस्मों की बाहुल्यता, कीट एवं व्याधियों का व्यापक संक्रमण, फल तुड़ाई उपरांत संवहन तथा विपणन
आदि का उचित प्रबंधन न कर पाना आदि। उत्पादकता में वृद्धि हेतु आम की व्यावसायिक बागवानी सुव्यवस्थित एवं सामयिक प्रबंधन कराना चाहिए। अन्य फलों की तरह आम के वृक्ष भी एक निश्चित आयु के बाद कम उपज देने लगते हैं और आर्थिक दृष्टि से अनुपयोगी हो जाते हैं। वृक्षों की ये स्थिति स्वाभाविक रूप से आने के साथ कई अन्य कारण भी होते हैं। ऐसा देखा गया है कि प्राय 20 से 25 वर्ष बाद ही आम के वृक्षों का फैलाव काफी बढ़ जाता है और शाखाएं बढ़कर दूसरे पेड़ों को छूने लगती हैं। फलस्वरूप सूर्य का प्रकाश वृक्षों के पर्णीय भागों में पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाता है, जिसके अभाव में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्षीण हो जाती है और कल्ले यानी प्ररोह पतले एवं अस्वस्थ हो जाते हैं, जो कि पुष्पन एवं फलन हेतु अनुपयोगी होते हैं। यहाँ तक कि फलत भी पौधों के केवल ऊपरी भाग यानी शीर्ष फलन में आती है। इन बागों में कीट एवं व्याधियों का प्रकोप भी अधिक होता है, जिसका सामयिक नियंत्रण कर पाना कठिन हो जाता है और बाग उत्पादन की दृष्टि से अनुपयुक्त हो जाते हैं। ऐसे बागों का क्षेत्रफल आम की कुल बागवानी का 35 से 40% है। इन बागों के वृक्षों की सामयिक एवं वांछित कटाई छटाई करके वृक्षों को पुनः उत्पादक बनाया जा सकता है। आवश्यक कटाई छटाई करने के उपरांत कल्लों का सृजन होता है, जिससे वृक्षों के ढांचे में वांछित परिवर्तन लाकर सूर्य के प्रकाश की उपलब्धता बढ़ाई जा सकती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सुदृढ़ हो जाती है। फलस्वरूप वृक्षों में पुष्पम एवं फलत क्षमता बढ़ जाती है। वृक्षों की आयु एवं उत्पादकता को दृष्टिगत रखते हुए वृक्षों में वांछित कटाई छटाई, जीर्णोद्धार एवं नए बागों को स्थापित करने हेतु निम्नवत संस्तुति की जाती है। 45 से 50 वर्ष पुराने बागों का जीर्णोद्धार। व्यापक स्तर पर पुराने एवं अनुत्पादक बागों को समूल निकालकर नए बाग स्थापित करना दीर्घकालीन एवं खर्चीला विकल्प होगा। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ द्वारा विकसित जीर्णोद्धार तकनीक अपनाकर आम के पुराने बागों को पुनर्यौवन प्रदान किया जाता है और गुणवत्ता युक्त उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। आर्थिक एवं पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से यह तकनीक बागवानों के लिए प्रभावी एवं लाभकारी है। कटाई छटाई। पुराने, घने एवं आर्थिक दृष्टि से अनुपयोगी वृक्षों की शाखाओं को चिन्हित कर लेते हैं। फिर दिसंबर माह में चिन्हित शाखाओं को भूमि सतह से लगभग 4 मीटर की ऊंचाई पर शक्ति चलित आरी से काटते हैं। सूखी, रोगग्रस्त एवं वृक्ष के बीच की घनी शाखाओं को काटकर निकाल देते हैं। पर्णीय क्षेत्र के विकास के लिए वृक्ष पर मात्र 3 से 4 कृंतित शाखाएं ही रखते हैं। कृंतन करते समय सावधानी अवश्य रखनी चाहिए कि शाखाएं अनावश्यक रूप से निचले भाग से फट न जाए। अतः पहले आरी से नीचे की तरफ लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर कटाई कर फिर टहनी के ऊपरी भाग से कृंतन करते हैं। कृंतन के तुरंत बाद 1 किलोग्राम फफूंदी नाशक दवा, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, 250 ग्राम अरंडी का तेल एवं उचित मात्रा में पानी मिलाकर तैयार लेप शाखाओं के कटे हुए भाग पर लगाते हैं, ताकि कटी सतह पर सूक्ष्म जीवाणुओं का संक्रमण न हो सके। इसके बाद फरवरी माह के मध्य में वृक्षों के तनों के पास थाले एवं नालियां सिंचाई हेतु अवश्य बना देनी चाहिए। अंतः फसलें। कटाई छटाई उपरांत कृंतन वृक्षों के दोनों तरफ काफी खुली जगह मिलती है, जिसमें अंतः फसलें उगाकर अतिरिक्त आमदनी अर्जित की जा सकती है। जायद में तरोई, लौकी, खीरा, लोबिया और रबी के मौसम में आलू, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गेंदा आदि फसलें प्रारंभिक 5 वर्ष तक लेना लाभदायक पाया गया है। इस प्रकार वृक्षों से कटी टहनियों, शाखाओं की बिक्री से एवं अंततः फसलें लेकर अर्जित आमदनी से फलत में आई प्रारंभिक क्षतिपूर्ति की जा सकती है। पोषण एवं जल प्रबंधन। वृक्षों के थालों में 2.5 किलोग्राम यूरिया, 3 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट एवं 1.5 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश की मात्रा प्रति वृक्ष प्रति वर्ष देनी चाहिए, जिसमें यूरिया की आधी मात्रा, सिंगल सुपर फॉस्फेट एवं म्यूरेट ऑफ पोटाश की पूरी मात्राएं फरवरी माह में देते हैं। तत्पश्चात जुलाई माह में शेष यूरिया की आधी मात्रा एवं 120 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद प्रति वर्ष डालना लाभदायक होता है। उर्वरक डालने के पूर्व थालों की अच्छी प्रकार से निराई गुड़ाई एवं नमी का होना आवश्यक है। वृक्षों में सिंचाई मध्य मार्च से मानसून आने तक 15 से 20 दिन के अंतराल पर करते रहें, ताकि नवसृजित कल्लों की वृद्धि
अच्छी हो सके। अप्रैल से जून माह तक थालों में नमी को संचित रखने हेतु आम या केले की सूखी पत्तियां, सूखी घास अथवा पुआल आदि बिछाना चाहिए। कल्लों का विरलीकरण। कृंतिक वृक्ष की शाखाओं पर अप्रैल माह से बाहुल्यता में नए कल्ले निकलते हैं, जिनका विरलीकरण आवश्यक है। पर्णीय विकास के लिए शाखाओं के बाहरी ओर 8 या 10 स्वस्थ कल्ले प्रति शाख रखकर शेष अवांछित कल्लों को जून एवं अगस्त में निकाल दिया जाता है। विरलीकरण के उपरांत फफूंदनाशक दवा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना आवश्यक है। इससे पत्तियों पर लगने वाले रोगों से बचाव होता है। अक्टूबर माह में 2% यूरिया के घोल का पर्णीय छिड़काव प्ररोह के समुचित विकास हेतु करना लाभदायक होता है। शिखारोपण। कटाई छटाई के उपरांत अगस्त माह में सृजित स्वस्थ कल्लों पर उन्नत प्रजाति की सांको डाली लेकर शिखारोपण सफलता पूर्वक किया जा सकता है। इसके लिए 4 माह पुराने कल्लों को मात्र वृक्ष पर ही 1 सप्ताह पहले पर्ण रहित कर देना चाहिए। इन्हें शिक्षारोपण करने के दिन ही मात्र वृक्ष से अलग कर सृजित कल्लों पर विनियर ग्राफ्टिंग विधि द्वारा शिखारोपण करते हैं। एक वृक्ष में 15 से 20 सृजित कल्लों पर ही शिखारोपण करना उचित रहता है। इसके बाद खाद, उर्वरक, सिंचाई, पौध रक्षा आदि का सामयिक प्रबंधन करना चाहिए। कीट एवं व्याधियों का प्रबंधन। जीर्णोद्धार प्रक्रिया के दौरान देखा गया है कि बाग की समुचित देखभाल के अभाव में कृंतिक वृक्ष कभी कभी तना भेदक कीट से ग्रसित हो जाता है। कीट द्वारा बनाए सुराख में लोहे की पतली तीली डालकर कीट के लार्वी को बाहर निकालकर नष्ट कर देते हैं और कीटनाशी दवा न्यूवान में भीगे रुई के फुहा को छेद में रखकर छेद को गीली मिट्टी से बंद कर देते हैं ताकि जहरीली गैस से कीट के लार्वी आदि मर जाएं। यदि कीट का उचित एवं सामयिक नियंत्रण न किया गया तो वृक्ष सूख भी सकते हैं। अतः सुझाव दिया जाता है कि बागवान विशेषकर इस कीट के प्रति अवश्य सजग रहें और कम से कम 2 वर्ष तक कृंतिक वृक्षों का सामयिक एवं सघन प्रबंधन करें, अन्यथा लाभ की जगह नुकसान हो सकता है। सृजित कल्लों की पत्ती खाने वाला कीट मानसून में अधिक क्षति पहुंचा सकता है। इसलिए कीटनाशी दवा कॉर्बरिल 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर 12 से 15 दिन के अंतराल पर 2 छिड़काव करके इस कीट का नियंत्रण किया जा सकता है। पर्णीय धब्बों की रोकथाम के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। पुष्पन एवं फलन। कटाई छटाई के बाद वृक्षों की सघन एवं सामयिक देखभाल करने से कृंतिक शाखाओं पर सृजित कल्लों में 2 वर्ष के उपरांत तीसरी वर्ष पुष्पन एवं फलन होने लगता है। प्रयोगों के आधार पर पाया गया है कि कृंतिक वृक्षों से गुणवत्ता युक्त आम की औसतन 65 किलोग्राम प्रति वृक्ष उपज प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार जीर्णोद्धार तकनीक अपनाकर आम के पुराने एवं अनुत्पादक बागों को पुनः 20 से 25 वर्ष के लिए उत्पादक बनाया जा सकता है। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180042548085 पर दोपहर 2 से 3 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल फिर इसी समय पर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए पूरी अन्नदाता टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।